हेलो एवरीवन। केजीएम में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि किन किन लोगों को डीवी देने जाना है, किन किन लोगों को डीवी देने नहीं जाना है। ठीक है। और किन और लोगों नए लोगों को भी डीवी देने जाना है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल के बताया है, कब क्या कैसे सब कुछ बता दिया। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जो गलती ना हो दोबारा। ठीक है, और आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो जाए, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट किस तरीके से अरेंज करना है, किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पे जैसे कि सेकंड डीवी कॉल। ठीक है, सबका ये बहुत लोग वेट कर रहे थे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, बट दैट इज टू बी नाउ। ठीक है, सेकंड डे वी कॉल इज लाइव। ये होने वाला है आपका 27 जनवरी को, ये भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, और ये आपको पता है 14 तारीख को पेपर हुआ था, 29 तारीख को रिजल्ट आया, ये सब चीज़ें बाकी बेसिक्स है। मेन चीज़ है, इस पर चलते हैं अपने फोकस एग्जाम पे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन। इसमें ऐसी बहुत सी लोगों की गलतियां हुई हैं जो लोगों ने मानी नहीं है, या फिर जो भी जिस तरीके से हुआ आर्ग्यू किया है, जो भी एक्स वाई जेड, तो उसकी वजह से बहुत से लोगों को दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जो भी कमी है उसकी वजह से। चलिए शुरू करते हैं, कमियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। एक बात ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ उसका ओरिजिनल सेट आपको लेके जाना है, उसके साथ साथ एक फोटोकॉपी का सेट भी लेके जाना है, मतलब जस्ट लाइक। यहाँ पे बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, शुरुआत करना और वीडियो को अलाइन कर लेना। इसी के साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेने हैं वीडियो के साथ साथ, ताकि अगर कोई भी अगर दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके भी देख लेना। नेक्स्ट, अगर कोई चीज भूल जाओ, एजुकेशन सर्टिफिकेट। देखो, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको कह रहे हैं अरेंज करें 1 to 1 देख लेना। क्लास 10th, ठीक है, आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपको अगर नहीं पता तो आपको पता होगा कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पहले थोड़े डिफरेंस आते थे, और यूपी बोर्ड में आते थे। ठीक है, अब ऐसा सीन नहीं है, अब वो दोनों एक ही आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, वो चीज जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, और वो दोनों में ही होती है। चाहे आपके पास सर्टिफिकेट हो चाहे मार्कशीट हो, पर लगानी आपको दोनों ही है, पहले मार्कशीट फिर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट बात करते हैं 12th में की मार्कशीट। आपको देखो, ये चीज सबको लगानी है ना, जिसका जब जहाँ इंडिविजुअल की चीज आएगा ना, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द ऑल एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, 12th की मार्कशीट भी आपको लगानी है। आपको ये तो 12th की मार्कशीट तो सर्टिफिकेट सबका ही आता होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर किसी कैंडिडेट का इंप्रूवमेंट वगैरह इंप्रूवमेंट वाला सीन हो 12th में, ठीक है, जैसे किसी ने इंप्रूवमेंट दिया हो 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में, तो वो उस मार्कशीट को भी साथ लेके जाए। ठीक है, और आपका पासिंग ईयर वही होगा जो आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट वही दे सकता है जो कैंडिडेट पास होता है। दूसरी बात ये, अगर आपने 5 सब्जेक्ट में अगर इंप्रूवमेंट दिया हो 12th में, मान के चलते हैं, ठीक है, तो इसके गाड़ी आपको अभी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम मिलेगी, केवल सीबीएसई की साइट पर ही मिलेगी ये चीज। तो आपको क्या करना है, उन 5 सब्जेक्टों की जो मार्कशीट है वो भी लेके जाना है, पर आपको क्वालिफाइंग ईयर या फिर 12th को आपको जो पासिंग ईयर, वो आपको जो प्रीवियस फर्स्ट ईयर था वही माना जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर आपने 12th में आपने 2012 में अगर आपने 12th पास करी है, और आपके उतने नंबर नहीं आए, लाइक 60 के आसपास नहीं आए, 55 आए, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, आपने कुछ सब्जेक्टों में, 5 सब्जेक्ट कुछ देगी नहीं दिए, 5 सब्जेक्टों में इंप्रूवमेंट डाल दिया, क्योंकि कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मांगते हैं ना मिनिमम। ठीक है, तो आपने डाल दिया, तो अब उन लोगों को तो वो चीज़ है, तो आपको दोनों मार्कशीट लेके जानी है, पर पासिंग ईयर आपका फर्स्ट ही माना जाता है। तो हो सकता है ये डाउट से क्लियर हो गई। और आपके सर्टिफिकेट में होगा ना, वो जो फर्स्ट ईयर जिसमें आप पास किए होगे 12th, ठीक है, वही चीज वही वाली डेट पड़ी होगी, तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप ये चीज बता सकते हो, स्पष्ट कह सकते हो, कोई भी डीवी में दिक्कत नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने गलती क्या कर दी थी कि वो केवल डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट ही लेके चले गए। ऐसा नहीं है, आपकी इसमें मार्कशीट नहीं लिखी है, पर आपको मार्कशीट सारी लेके जानी है। फर्स्ट ईयर हो, जब 4 ईयर का हो तो चारों साल की मार्कशीट, 8 सेमेस्टर हो तो इंडिविजुअल अगर मार्कशीट उनकी इशू हुई हो तो 8 मार्कशीट प्लस आपका सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, जो डिग्री मिलती है पूरा कि आप इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, आपका नाम ये है, आपने ये क्वालिफाई किया, दैट्स इट। ठीक है, तो वो सब चीज लेके जानी है। ध्यान रखना, बाकी सारी डिटेल्स आपकी एज इट इज हो। ठीक है, नाम, फादर्स नेम, वो सब चीजों को ध्यान रखने पहले। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, किसी और का तो मुझे नहीं पता, पर फार्मासिस्ट का पता है, उसमें रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मस्ट है। ध्यान रखना, जो आपको सर्टिफिकेट इशू होता है, ठीक है, वो अलग होता है, ग्रीन बुक अलग होती है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा, अब से चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो सर्टिफिकेट तो आपका वही रहेगा। ठीक है, जिसमें आपकी यहाँ पे फोटो दी गई होगी, ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, और ऐसे करके लिखा होगा कि ये सब चीजें यहाँ इस स्कूल से यूपीसीआई के थ्रू एफिलेट किया जाता है, दैट्स इट। मतलब इस कैंडिडेट है, इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली है। तो ये सारी आपकी डिटेल सब एज इट दी गई होती है, यहाँ पे आपके साइन होते हैं रजिस्ट्रार वगैरह के। ठीक है, तो इस तरह यही आपका सर्टिफिकेट होता है। अब बहुत से लोग ग्रीन बुक नहीं लेके गए, ग्रीन बुक भी अपने साथ मैंडेटरी है। पहले तो अपन लोगों को वो एक आईडी कार्ड जैसी ग्रीन बुक मिलती थी, तो अब वो तो मैंडेटरी है ही नहीं। ठीक है, जिसके पास हो तो वो भी लेके चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लेटेस्ट अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर इसमें डेट आपकी 2024 तक की थी, ठीक है, या 25 तक की थी, मैं मान अभी कह रहा हूँ, ये उन सभी कैंडिडेटों के लिए कह रहा हूँ, 25 तक की थी, और अगर आपने नया रिन्यू के लिए अप्लाई कर दिया था और रिन्यू वाला आ गया आपका,
तो आपको जो नया वाला भी साथ लेके जाना है, उसका प्रिंट आउट कर लेना और कलर कलर प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, फोटोकॉपी तो आप करवाओगे क्योंकि एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज बोला है, तो और ध्यान रखना एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज इसमें लिखा हुआ है क्योंकि वो वहां जमा होगा। ठीक है, पर मिनिमम आपको 2 सेट लेके जाने हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कभी कभी फोटोकॉपी मशीन किसी चीज को जब जहाँ पे भी बेंडिंग होती है मार्कशीट में, ठीक है, तो वहां पे ओवरलैपिंग कर देती है और कभी कभी नहीं करती है। तो वो सब चीजों का अगर कोई आपकी मैन डिटेल, आपका नाम है, फादर्स नेम है या रोल नंबर है, उस पर अगर ओवरलैपिंग हो जाएगी तो वो उस चीज को आपको दूसरे निकलवाएंगे। तो ध्यान रखना, अपना पहले बार प्रिपेयर करके चलो, ठीक है, ताकि और कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड। और ध्यान रखें मिनिमम 2 आईडी तो लेके ही जाना है इनमें, जैसे कि इन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी एक ले जाओ। ठीक है, कोई एक की तो नहीं बोला है, पर इनमें से कोई भी ले जाओ ये बोला है। ठीक है, बट ध्यान रखना पैन कार्ड जरूरी है, वो आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी जरूरी है। तो एक या 2 आईडी हो तो वो जरूर लेके जाना, डीएल हो तो वो भी लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन हाँ, दूसरी बात ध्यान रखना, जो भी आईडी लेके जाओ आप, भले एक लेके जाओ, 2 लेके जाओ, ठीक है, मैं तो कहूंगा आप आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर लेके जाओ। ठीक है, वोटर, बट डिटेल आपकी बिल्कुल मैच होनी चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट से। मतलब आपका नाम, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अर्जुन सिंह है तो अर्जुन सिंह होना चाहिए, ऐसा नहीं है वहां पे अर्जुन शेखावत लिखा हो, ठीक है, या केवल अर्जुन लिखा हो, तो वो नहीं चलेगा। ध्यान रखना, क्योंकि इससे मैच करते हैं। ठीक है, तो वो अगर डिटेल मैच नहीं होगी तो आपसे फिर कुछ ना कुछ लिखवाया जाएगा। ठीक है, फिर कहा जाएगा कि फिर इतने दिन में आप फिर से रिप्रेजेंट करो। तो जो भी आईडी हो, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी इशूड आईडी हो, आप उसको लेके जाओ, एक्सेप्ट कॉलेज आईडी। ठीक है ना, बहुत से लोग होते हैं ना मास्टर्स कर रहे होते हैं तो कॉलेज आईडी लेके चले जाते हैं। ठीक है, मैंने देखा है एग्जामिनेशन सेंटर में लोग जाके इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब इन्विजिलेटर, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको कहते हैं कि अरे नहीं सर ये भी तो ओरिजिनल है, ये भी तो यही है। काय को यार पंगे लेना, काम करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब ध्यान रख लें इसमें सभी लोग एप्लीकेबल हैं, चाहे वो एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी से बिलोंग करते हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से। तो सभी लोग ध्यान से कान खोल के सुन लें, आउट ऑफ स्टेट सर्टिफिकेट इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड। भले आप सेंट्रल में लिस्ट में आते हो और चाहे स्टेट लिस्ट में आते हो, उससे मतलब नहीं है। एक्सेप्ट यूपी कैंडिडेट, किसी को भी किसी भी तरीके का रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है, और ये सभी स्टेट अपना अपना करती है। कई स्टेट तो वैकेंसी अप्लाई करने के लिए भी बैन लगा देती है, जैसे कि स्पेशली मैं कहूंगा एमपी। एमपी में मतलब कुछ वैकेंसी निकली थी, फार्मासिस्ट निकली थी, डीआई निकली थी। अभी भी उत्तराखंड ने बैन लगा दिया था कि मतलब आप उत्तराखंड के ही निवासी हो तो ही फॉर्म भर सकते हो। डीआई की 19 वैकेंसी आई थी, पर अदर स्टेट के नहीं भर सकते। मतलब ये सोचो, मतलब जो यूपी का बंदा अभी अलग हुआ है, अभी मतलब अभी कुछ साल पहले, 25-30 साल पहले अलग हुआ उत्तराखंड, और वो ये काम कर रहा है, गलत बात है ना भाई। डीआई ऐसी वैकेंसी के लिए तो सबको मौका मिलना चाहिए। अब वो ये लक, कैसे इसे ही लक बोलते हैं यार, क्या ही कह सकते हैं। लक भी कह सकते हैं, कंडीशन भी बोल सकते हैं, पर अपने यहाँ नहीं रहता ये सीन। अपने यहाँ अगर अभी 26 वैकेंसी डीआई की निकली है, नहीं भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऐसा नहीं है कि यूपी का ही चाहिए, मतलब यूपी का ही बंदा चाहिए, मतलब यूपी का डोमिसाइल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, रिजर्वेशन नहीं मिलता, दैट्स इट। तो वो चीजें हर जगह ही कंपलसरी नॉर्मल है। अब यहाँ पे देख लो ओबीसी सर्टिफिकेट वाले, ये बहुत से लोगों का सर्टिफिकेट का भी इशू रहा है। ठीक है, ध्यान रखना बेस्ड अपॉन इशूड एंड आफ्टर 1 अप्रैल। ठीक है, आपका जो भी सर्टिफिकेट हो 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद का ही इशू सर्टिफिकेट चाहिए। एक का मेल आया था मुझे या कमेंट आया था कि उसका जनवरी 2024 का था, ठीक है, इशू सर्टिफिकेट। तो मैंने ये कहा भाई अभी टीवी में तुम्हारे टाइम है, ठीक है, अब बनवा लो। अगर उसने बनवा लिया होगा तो उसका आराम से शांति से हो गया होगा डीवी। क्योंकि सबसे अच्छी बात है इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी यार, सबसे मतलब इनिशियल डेट दे दी। लोग मतलब ज्यादा टीवी में फाइनल डेट रहती है, फाइनल डेट का मतलब समझ रहे हो, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इनिशियल डेट दे दी। अब इनिशियल डेट में मतलब समझते हो, अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, आज ही मान के चलते हैं, और जो अभी डीवी देने जाएंगे उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, एससी का नहीं है, ईडब्ल्यूएस का नहीं है, एसटी का नहीं है। ये कंडीशन सबके लिए एप्लीकेबल है। अब भैया वहां जाके एप्लीकेबल कितनी होती नहीं होती, लेकिन ये ध्यान रखना कंडीशन सभी के लिए एप्लीकेबल है। स्पेशली ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो एप्लीकेबल है ही, क्योंकि एससी एसटी का सर्टिफिकेट तो पुराना भी चल जाता है, उसमें ऐसी कुछ होती नहीं है। पर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का सर्टिफिकेट फाइनेंशियली अफेक्टेड रहता है, तो हर फाइनेंशियल ईयर में तो वो चीज अफेक्ट करती है। अब कई लोग इससे मुझे एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, तो ऐसा है ना, जाके और भी नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं, उनमें देख लो, ठीक है, और जो पॉलिसीज है उनको देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी वहां क्या सीन होती है अगर मान लेते हैं, अब यहीं पे देख लो 1/4 के दौरान, अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, मैं अभी कंडीशन बता रहा हूँ, अगर जिस कैंडिडेट का भी, ठीक है, आपके सारे डाउट्स हो सकते हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, फिर आपके कमेंट देख लूंगा। जिस कैंडिडेट का भी 27 तारीख को है और अभी उसके पास नहीं है, तो अभी जाओ अप्लाई कर दो। और थोड़ा सा समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चीज मैं नहीं कह सकता। ठीक है, प्रयास कर लो हर तरीके से और बन जाएगा। ठीक है, मेन चीज है लेखपाल, लेखपाल से आराम से कनेक्ट कर लो, तो वो चीज करके प्रोसेस हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो प्रोसेस देता है सर्कुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है अगर कोई कैंडिडेट अगर जाके मिल जाएगा अपनी सिचुएशन बताएगा तो लेखपाल सुनता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बाकी अदर कंडीशन है, ठीक है, तो वो कर जाके फटाफट से बनवा लो, तब भी आपका डीवी में कोई इशू नहीं होगा। सबसे अच्छी बात तो यही है, मैंने यही देखा, हमने की तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कर दिया 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू। तो ये तो बहुत बढ़िया बात।
ये भी कंडीशन नहीं है कि 31 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए, जो कि अगर सिचुएशन देखी जाए तो वो ये चीज तो फॉलो करता है, लेकिन मेन चीज नहीं है तो नहीं है, बढ़िया बात है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। हो सकता है अब आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और प्लीज ये जाके अपना टाइम से करवा लो, क्योंकि फिर वहां जाके लफड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। और भगवान भरोसे अगर कोई कह रहा हो कि मेरा हो जाएगा, तो जय हिंद, आपका हो जाए, बहुत बढ़िया, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, मैंने तो आपको ऑब्स्टिकल्स जो आगे आ सकते हैं, ठीक है, जो पॉसिबल कंडीशंस मैंने फेस करी हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट। ठीक है, इफ एप्लीकेबल, अगर आपने लगाया हो तो आपको रिप्रेजेंट करना है। इसमें ऐसा कुछ जैसा डेट वगैरह कोई इशू नहीं होता, तो यहाँ पे लिखा भी नहीं है। एडिशनल सर्टिफिकेट्स एज पर द एप्लीकेबल फॉर डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन, तो जो भी अगर इस तरीके का आपको भी क्लेम कर रहे हो तो आपको जरूर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये वीडियो पूरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई बीच में जो छोड़ने हो आपको फिर से वहां गड़बड़ी का इशू कर सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, किस किस को एक्सपीरियंस लेके जाना है, यहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा लिखा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इफ एप्लीकेबल। ज्यादा अर्जेंटी नहीं दिखानी है आपको वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो आपको परिता पहले दे देंगे और उनको नहीं देंगे। ज्यादातर सीन यही है, क्योंकि रैंक वाइज लिया जा रहा है, तो आपकी नंबर प्रथम परिता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, वो चीज तब होती है जब एक बंदे की भी 100 नंबर हो और दूसरे बंदे के भी 100 नंबर हो। ठीक है, अब भैया दोनों में से हमें कौन सा लेना है, तो इतना कंपटीशन में बचता ही नहीं है, डिफरेंस ही इतना हो जाता है कि ये चीजें हो ही नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे देख लो, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर एज एप्लीकेबल। ठीक है, एंड एनओसी सर्टिफिकेट इन केस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कहीं पे भी, अगर आप अभी वर्क कर रहे हैं सरकारी, अपना कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, दुकान खोले हो, कहीं हॉस्पिटल में लगे हुए हो, एक्स वाई जेड मान के चलते हैं, केवल एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जो भी आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, आप वहां से एनओसी सर्टिफिकेट ले सकते हो। सबसे अच्छी बात है, मालूम, ज्यादातर फॉर्म भरते वक्त एनओसी देनी पड़ती है, कई कई फॉर्म ऐसे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको केवल डीवी में देने का जाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। अब यहाँ पे देख लो आप, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस, तो ये इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास हो और मैंडेटरी हो तो लाना। यहाँ पे इफ एप्लीकेबल वाली सिचुएशन लिखी है ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोटोग्राफर की। देखो, फोटोग्राफ्स कितनी है, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। ठीक है, ऑन द क्लियर बैकग्राउंड। तो आपको जो भी फोटो लेके जानी, मिनिमम 2 लिखी है, मैं कहूंगा आप 4 लेके जाओ, क्योंकि 2 तो आपकी जमा होंगी, क्योंकि ये वहां देखेंगे कि ये कितनी है, 2 फोटो लेके आओ, तो हाँ 2 फोटो आपकी वहां जमा होंगी, तो मिनिमम 4 लेके जाओ, एक आध कहीं आगे पीछे, और एक अपनी सब्स्टिट्यूट अपने फोन में रख लेना। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिसप्लेस हो जाती है, ठीक है, तो उसको आप निकलवा सको। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में, तो इसमें एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और एफिडेविट। तो एडमिट कार्ड, देखो एडमिट कार्ड को आपको लिंक मिल जाएगा, और ऑब्वियसली अगर आपके पास हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैंने सबसे कहता हूँ, एडमिट कार्ड आया है या फॉरम का जो एप्लीकेशन है, उसको अपनी ईमेल पे शेयर कर दिया करो, ताकि आप कभी भी क्लेम कर सको, कहीं पे भी लॉगिन आईडी कर डाल के। ऐसे में ही डाला करो मेल कि जिसकी आपकी लॉगिन आईडी पता हो, सरल कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कौन सा उसमें लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है, ठीक है, बाकी अपना पर्सनल मैटर है। नेक्स्ट, स्कोर कार्ड ऑफ द एग्जामिनेशन हेल्ड, डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। अभी आप जाओ, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे जाके, ठीक है, तो आप फिर से जाके स्कोर कार्ड पे यहाँ पे टच करोगे, तो यहाँ पे लॉगिन वगैरह करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज और देखना, नेक्स्ट यहाँ पे एफिडेविट्स। ठीक है, एफिडेविट्स हैविंग द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एज एप्लीकेबल, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज एप्लीकेबल लिखी है। एक कोई बंदा था जिसने कमेंट किया था, जिसने कहा था कलाम सेंटर करके वहीं केजीएमयू के पास है, तो वहां से अगर एफिडेविट की अगर जरूरत पड़ती है तो वहां से बन जाता है। ठीक है, तो देख लेना, आपकी अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एप्लीकेबल होगा तो वो उतना टाइम दे देंगे आपको, तो आप अपना एफिडेविट वगैरह बनवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है एफिडेविट फॉर द हैविंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट। कहने का मतलब ये ऐसा होता है ना, जैसे आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंस है, और आप सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, और आप कह रहे हो ये सर्टिफिकेट वैलिड है, ठीक है, और मैंने यहाँ से किया हुआ है, ठीक है, और अगर कोई भी गलती होती है तो मैं इसका पूरा जिम्मेदार हूँ, और मेरा अगर इसके आधार पर अगर मैं गलत पाया जाता हूँ तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जा सकता है। ये कुछ इस तरीके का लगभग जनरली फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब वहां पे अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको वो फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, दैट्स टू बी ओके, रिलैक्सेबल थिंग है, जस्ट टू बी। वैसे भी इनमें जितनी पोस्टों का होने वाला है, इन 4 पोस्टों का, केवल फार्मासिस्ट को छोड़ के मुझे लगा किसी में एक्सपीरियंस का कुछ ऐसा मैटर था। ठीक है, अगर है तो आपको वहां पे सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि आप ही तो ही ना, आपसे पहले भी कई लोग जा चुके हैं।
नेक्स्ट, स्पेशल नोट सभी के लिए ध्यान रखें, रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द यूपी कैंडिडेट एंड द डोमिसाइल ऑफ यूपी। ठीक है, जो बात मैंने कहनी थी पहले वो मैंने यहीं यहाँ पे लिखी है, वो मैंने पहले ही कह चुकी है। ठीक है, देखो साफ साफ उन्होंने स्पेशल नोट्स करके लिखा है और मैंने आपको पहले ही बता दिया। अदर स्टेट कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेबल है पर एज ए यूआर, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में थोड़ी सी दो लाइनें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिनको ध्यान में रख के आपको काम करना चाहिए। प्लीज एंश्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट आर इन द ऑर्डर। मैंने आपको जो भी सीक्वेंस दिया है इसी सीक्वेंस में आपको सारी चीजें लगानी है। अब आप कहेंगे कि भैया फोटो यार तुमने सबसे लास्ट में बताई है, ठीक है उसको कैसे करेंगे? देखो उसको अभी पंच मत करना, ठीक है उसको अपने जैसे कि एनवलप हो, एनवलप करके पीछे पंच कर लेना। अगर वो वहाँ पे जस्ट टू बी कैरी फॉरवर्ड मांगते हैं, हाथ में मांगते हैं, ठीक है तो वहाँ पे वो पंच करें अपने सीरियस लगा के तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ करवा वो कर ले तो ठीक है, तुम मत करना। क्योंकि तुम करोगे और फिर उन्होंने कहा कि भैया ये छेद वाली है, छेद वाली इंजली सही वाली लाओ, ठीक है तो फिर यार होती है कुछ ना कुछ। अ, ये इन चीजों को तभी मैं कह रहा हूँ, इन चीजों को इस तरीके से बचा जा सकता है, दैट्स इट। एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन मैचेस द डिटेल प्रोवाइडेड इन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सारी इन्फॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन फॉर्म से मैच होनी चाहिए, रेस्पेक्टिवली मैंने आपको बताया है। आपकी जो भी डिटेल्स आपने भरे हो 10th की मार्कशीट से अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए। आपकी आईडी वगैरह जो भी है वो मैच होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो पर्टिकुलर डिटेल आपका नाम है, आपका फादर्स नेम है, ठीक है आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यही 3 चीज़ें तो मैन होती हैं। ठीक है, बाकी आप ये जैसे कोई क्लेम कर रहे हो पोस्ट के लिए कि जैसे मेरे पास फार्मासिस्ट है, मैंने बी फार्म किया है, मैंने डी फार्म किया है, ठीक है मेरे पास 50 बेड का नहीं 100 बेड का एक्सपीरियंस है, ठीक है एक्सपीरियंस के लिए वो एफिडेविट आपसे लगवाएंगे। एक्सपीरियंस वाले मान लेंगे आपको, लेकिन एफिडेविट भी आपसे लगवाएंगे। दैट्स टू बी फॉर डिक्लेरेशन। ठीक है, वो इस तरीके से होता है ना जैसे कि खुद ही लिख दिया है कि भैया अगर गलत होगा तो आप नहीं लिखा था, अगर कोई गड़बड़ पाई जाएगी तो हम कैंसिल कर देंगे, तो वो चीज़ों के लिए होता है एफिडेविट आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें परहेज करनी है और इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। अगर मैं अभी हाथ जोड़ के कहूँगा, उससे कहने से देख तो रही ना तो आप लोग समझोगे। ठीक है, मैं आप लोगों से दिल से ये कहना चाहूँगा, अगर किसी का भी एलिजिबिलिटी में कुछ हो, ठीक है कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो, ठीक है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो, मिस और गड़बड़ का मतलब आप समझ लो फॉर्ज हो, ठीक है शॉर्टकट में, ठीक है ना, तो वो प्लीज ना जाए क्योंकि होगा इसमें तंगड़ा वाला वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता अगर वेरिफिकेशन में आप नहीं पकड़े गए तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर पकड़े गए तो जिस दिन से ज्वाइन करे हो उस दिन से तब तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी, जॉब हो चुकी है, पूरा पेमेंट देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट के साथ और प्लस केस चलेगा आप पे। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने नहीं जाना तो मैं मेरी जानकारी में तो नहीं है, पर एरिया में एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो लोग गवर्नमेंट जॉब में थे उन्होंने अपनी पूरी गवर्नमेंट जॉब कर ली और ये समझ लो आज कल मतलब जैसे रिलीविंग का पूरा महोत्सव महोत्सव बना, दावत दावत हुई और 2 दिन बाद आप पता नहीं, देखो ये होता तो यही है कि अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती तभी ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, 2 दिन बाद उन पे एफआईआर हो गई उन पे, मतलब क्लेम के लिए बोला पुलिस वगैरह आई। ठीक है, बाकायदा पूरा उनका कोर्ट केस चला, पूरी उनकी घर बिक गया, जमीन बिक गई। ठीक है, और समझ सकते हो और फिर उनको जेल हो गई। अब आप सोच सकते हो 60 ईयर की 60 साल की उम्र में आपको अगर जेल होना, मेंटली तो मौत ही हो जाती है वो। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। कोई जब तक आप जॉब कर लेते हो तब तक का रहता है, रिकवरी पूरी होती है विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अब वो कितना लगाते हैं वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो अमाउंट रिकवर करते ही है जितना आपकी सैलरी सैलरी मिली हो, क्योंकि वो स्टेटमेंट में होता है। एनी अटेम्प्ट ऑफ द impersons will be immediately identified and criminally prosecuted to the fully next of the law। अब इन्होंने जो अंग्रेजी में अपनी बात कही है वो मैंने आपको हिंदी में विद एग्जांपल के साथ बता दी है। तो क्या क्या सिनेरियो लास्ट तक हो सकता है मैक्सिमम, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई इन सब चीज़ों को जेल के अंदर कि यार चाहो देखा जाएगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको अगर डाउट रह गया हो है ना, कमेंट बॉक्स में बेधड़ल्ले से पूछ सकते हो। और सभी लोगों के लिए जो भी लोग कह रहे थे कि भाई फॉर्ज इन्फॉर्मेशन मत शेयर करो, इन्फ्लुएंस मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस मत करो, ठीक है फेक इन्फॉर्मेशन मत दो, फेक होप मत दो। तो अब आप सामने देख सकते हो कि मैं आपको फेक होप दे रहा था कि फॉर्ज इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ठीक है, मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा तभी मैं कह रहा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हुआ मैं चीज़ में दिल से खुश हूँ जिन लोगों का बची है, और सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ उन गर्ल्स के लिए क्योंकि उन लोगों का पहले यार डिस्क्लोजिंग नहीं था। अब मैं यहाँ पे जेंडर वाइज नहीं होना चाह रहा, पर ये चीज़ बस फैक्ट है कि पहले इन लोगों के बारे में, मतलब इन लोगों का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं इनको डीवी के लिए बुलाया गया। ठीक है, जनरल में जो आपकी रैंक हो उसके आधार पे करो, या ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी में या एसटी में जिसमें भी आपकी जो भी रैंक हो उसके आधार पे करो। अब कम से कम या कोई कैंडिडेट अगर इसमें नहीं फाइट कर पा रहा, अगर वुमेन्स वो फाइट, एक लड़की थी वो कहती मेरे फर्स्ट रैंक है लेकिन मेरे ओवरऑल में नहीं है। ठीक है, मैं गर्ल्स में सेकेंड रैंक है। ठीक है, अब वो किस पोस्ट की थी अब ये तो मुझे अभी नहीं दिमाग में आ रहा है क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, इस बात को क्योंकि जनवरी की स्टार्टिंग में ही लगभग 1-2 जनवरी के आसपास का था। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने इन दोनों चीज़ों को है ना आपको 2 वीडियो में समराइज कर दिया, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। जय हिंद।